सभी बहुत बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से, अपने अपनी क्षमता के अनुसार अच्छा फॉलो कर रहे हैं इस नई भोजन प्रथा की प्रणाली को। और मैं मानता हूं कि थोड़ा हल्कापन भी आया होगा। साथ साथ में किसी किसी को थोड़े डिटॉक्स के लक्षण भी शरीर में देखने को मिलते होंगे, शरीर और मन दोनों के ऊपर। तो हमारी इस शिविर का लक्ष्य है संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्ति। न्यू डाइट सिस्टम, नई भोजन प्रणाली को जीवन में आत्मसात करना और इसको अपनाने के बाद टोटल हेल्थ को प्राप्त करना। और उसी उद्देश्य में हम दिन ब दिन सफल होते जा रहे हैं। किसी भी प्रक्रिया को करने से पहले, किसी भी तरह की एक्शन में आने से पहले कुछ सावधानियां भी रखी जाती है। जैसे घर में एक टीवी खरीदते हैं तो टीवी का भी एक मेन्यू होता है कि इसको किस तरीके से चालू किया जाता है, किस तरीके से बंद किया जाता है, चैनल कैसे चेंज की जाती है, सारा डिटेल्स, उनका जो रिमोट्स है उनका मेनू भी साथ में रहता है। तो सावधानियां रखने से हम सफल होते हैं। तो आज कुछ इस सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा बात करेंगे। एनडीएस में सफलता प्राप्त हेतु हमें कुछ सारी सावधानियां रखनी हैं, आप नोट भी कर सकती हैं। पहली सावधानी है युक्ति युक्त उपवास। पहली सावधानी है युक्ति युक्त उपवास। हम पहले दिन से ही एक सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा भार दे रहे हैं। वो कौन सा सब्जेक्ट है? हाँ, कौन सा सब्जेक्ट है? हाँ, एनिमा। उपवास दूसरा सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट है एनिमा। इसलिए पहली सावधानी में शब्द प्रयोग किया गया है युक्ति युक्त उपवास। सिर्फ उपवास करने से खराब परिणाम भी मिलते हैं। यूं ही शरीर को भूखा रख के नहीं कहते हैं भूख मरा, तो भूखे मर भी सकते हैं। युक्ति युक्त उपवास अगर करेंगे तो एनडीएस में कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। वरना अपनी मनमत चलाकर सिर्फ और सिर्फ उपवास का शस्त्र शायद कारगर भी हो, बिना एनिमा के भी वो कारगर हो सकता है। 10 में से मैं समझता हूँ 6 या 7 लोगों को उपवास का ये शस्त्र काम में भी आ जाए बिना एनिमा के। लेकिन हमारा कोई फिक्स नहीं है कि हम वो 30% में हैं या नहीं, जिनको उनके बैड सिम्टम्स खतरे भी आगे आ सकते हैं। इसलिए जीरो रिस्क के साथ हमें एनडीएस में पाँव हमें आगे रखने हैं, कदम आगे बढ़ाने हैं। इसलिए विदाउट एनिमा फास्टिंग इज़ अ क्राइम अगेंस्ट बॉडी। शरीर को हम जुल्म देते हैं, शरीर के प्रति हम क्राइम करते हैं। शरीर में अनेक प्रकार की और भी उपाधियां या रोग को आने के लिए हम दावत देते हैं। इसलिए जब भी आप एनडीएस फॉलो करें तभी आज से एनिमा कल से कच्चा, ऐसा स्लोगन है। आज से एनिमा कल से कच्चा। लेकिन पाँव रखने वाले लोग पहले उल्टा करते हैं। क्या करते हैं? आज से कच्चा कल से एनिमा। इसमें बैठे हुए लोगों ने भी उल्टा किया होगा शायद, कि एक दिन पूरा यहाँ आके शिविर ज्वाइन कर ली, कच्चा खा लिया, दूसरे दिन इतनी सारी हिम्मत सभी लोगों ने दी तब हम कर पाए। और 2-5% ऐसे भी होंगे कि शायद हिम्मत ना भी हुई हो एनिमा करने की। पहले दिन ही सुनाया था कि विधि से ही सीधी मिलेगी, सभी ने कर लिया। हाँ, तो एनिमा सबसे पहले करना है और बाद में उपवास करना है। अगर उपवास ही करते रहेंगे और एनिमा नहीं करेंगे तो
फिर आगे नहीं जा सकेंगे। आगे तो ठीक नहीं जा सकेंगे, उनका कोई अफसोस भी नहीं है, लेकिन दाव थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो घर वाले भी बोलेंगे और बाहर वाले भी कहेंगे कि भाई किसी भी चीज़ को ऐसे सोचे समझे बिना करने की क्या ज़रूरत थी आपको। इसलिए एनीमा 1 महीना 2 महीना ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना रेगुलर करना है। अपनी शरीर में आप जो क्षमता देखते हैं, बीमारियां जाने की तीव्रता को देखते हैं, उस हिसाब से 1 महीना 2 महीना 3 महीना, या किसी को कैंसर है तो 1 साल तक भी करो। उनसे ज़्यादा भी ज़रूरत लगे तो करते रहो। उनकी मात्रा, कल एक माता जी आई तो बोला कि भाई जी मैं 4-5 बार मैक्सिमम एनीमा ले रही हूँ, लेकिन मैं थक जाती हूँ, मेरी आयु भी बड़ी है और शरीर में भी इतनी जान नहीं है, तो क्या एनीमा ज़्यादा लेने से ज़्यादा फ़ायदे होते हैं? तो मैंने उनको कहा कि माता जी एनीमा तो फ़ायदा देगा ही देगा, 5 बार ले रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं कर रहा है, लेकिन आपकी शरीर की क्षमता है वो थोड़ी कम है। तो लिसन योर बॉडी, आपके शरीर को सुनो। हमें तो सुनो सबको, लेकिन आखिरी आवाज़ आपको किसकी सुननी है? अपने शरीर की सुननी है। आप 1 बार लेंगे, 5 बार ले रहे हैं तो 2 बार तो अवश्य ही ले पाएंगे। तो थोड़ा सा एनर्जी बढ़ जाने के बाद आप 5 बार बढ़ा दीजिए। 5 के बदले 7 बार भी करें तो कोई हर्जा नहीं है, लेकिन ये थोड़ा प्रैक्टिकल माइंड रहना है हमें। पढ़ाई हुई बातें हैं वो नक्शे, जैसे इमारत नक्शे में होती है उनका ड्राइंग, लेकिन पूरी रियलिटी जो इमारत की है वो नक्शे में नहीं होती। यहाँ से जो भी गाइड कर रहे हैं बैठ के, वो एक आपको नक्शा बता रहे हैं और आपको इमारत किस तरीके से बनानी है अपने शरीर की सुन के, थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे करके वो सारी चीज़ें अप्लाई करते रहना है। आलस्य और अलबेलापन ना आए, छूटछाट का मतलब ये भी नहीं, तो इनसे एक सावधानी रखनी है, स्वयं का चेकिंग करते रहना है। तो ऐसे युक्ति युक्त उपवास करने से ही, वो चाहे वेट लॉस हो, वो चाहे कैंसर भी क्यों ना क्योर करना हो, तो ये सारी चीज़ें आपके दामन में आकर रुक जाएगी कि भाई नहीं आपने ये प्राप्त कर लिया। हमारे सेंटर के ऊपर काफ़ी सारी बहनें हमारी वीडियो देख के मिलने के लिए आती हैं, बहनें भाई लोग। तो बोला कि सर आप एनीमा रखते हैं? मैंने कहा यहाँ तो सेंटर के ऊपर तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, मुझे ये बहुत फ़ायदा हुआ, सिर्फ आपके 1 या 2 वीडियो देख लिए और जो मैं 50,000 लाख के सप्लीमेंट्स दूसरी कंपनियों के खाकर वेट लॉस नहीं हो रहा था या फिर शुगर नहीं जा रहा था, वो आसानी के साथ चला गया। वी आर वेरी थैंक्सफुल टू यू। तो ये यूट्यूब के माध्यम से तो बिना देखे बिना मुलाकात किए भी हज़ारों लोग ठीक हो रहे हैं। तो मैंने कहा आपने क्या किया? बोला कि सर एनीमा का पता नहीं था, मेडिकल में भी मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं था तो मिला नहीं, मैं सिर्फ कच्चा भोजन लेता रहा, हरी पत्तियों का जूस पीता रहा और 15 किलो वेट लॉस कर लिया 6 महीने में, और मुझे शुगर भी अभी नहीं है। देखो ये चमत्कार बिना एनीमा के भी मैंने देखे हैं। उनका मतलब ये नहीं कि बिना एनीमा के हम भी ट्राई करें, क्योंकि उसमें से 10 में से 10% लोग या 15% लोगों को ये, जिसके पेट में ना बचपन से मिल्क प्रोडक्ट गया है, ना अनाज दालें बहुत अल्प मात्रा में गई है, उनका आहार संयमित बहुत था, तो ऐसे काफ़ी सारे सरकमस्टांस उनके ऊपर असर डालते हैं। ग्रीन जूस अच्छे तरीके से 3-4 ग्लास पीते हैं, या फिर किसी भी प्रकार के लेक्सेटिव या कुछ दूसरा कोई पेट की पट्टी बांध ली समझो, तो काफ़ी सारे डिटॉक्स के लिए ऑप्शंस हैं। उसमें से वो उसने कुछ इस्तेमाल किए होंगे जो हम उनको देख के कॉपी नहीं कर सकते। कॉपी पेस्ट नहीं करना है एनडीएस में। दूसरा यहाँ से आके जो लोग अपना अनुभव सुनाते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि नहीं नहीं ऐसे करना है, लेकिन अंदरूनी बातें और उस दौरान उसने क्या झेला है और क्या अप्लाई कर दिया वो हमें पता
नहीं है। ऊपरी ऊपरी जो बातें वो बता देते हैं, हमें तो बस उसमें से एसेंस लेना है और हमें डिसाइड करना है कि क्या करना है। तो पहली बात समझ में आ गई, कौन सी थी? युक्ति युक्त उपवास। 8 घंटा रह सको, 12 घंटा रह सको या फिर 20 घंटा रह सको। मैंने सभी प्रकार के प्रयोग अपने जीवन में कर दिए हैं। लगातार 72 घंटे भी रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा रिकॉर्ड है। लगातार 3 दिन बिना पानी के रहा था, 2 दिन आसानी के साथ चले गए, तीसरा दिन 1-1 घंटा गिन रहा था घड़ी के सामने बैठ के। जब आप सह न सके, शरीर भी सह न सके, तो आप क्या करें कि थोड़ा सा नींबू पानी 10 ml 20 ml पी लिया, इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है और आप दूसरा 2-4 घंटा आराम से खींच सकते हैं। या फिर ऑरेंज जूस थोड़ा सा पी लिया। देखो, आप जब ठान लेते हैं कि मुझे 3 दिन के लिए बिल्कुल निर्जला करना है, अभी आपका जैसे मेरा अनुभव है 2 दिन हुआ, तीसरा दिन नहीं हो रहा था, तो मेरा पर्सनल जो विल पावर है ना, वो मुझे ये कह रहा था कि नहीं, ऐसे थोड़ी ही चलेगा, आपने जो ठाना है, दृढ़ता है में ही सफलता है, 3 दिन ख़त्म करो, कुछ भी हो जाए। आपके विल पावर से वो विजय तो प्राप्त कर लेंगे, 3 दिन में पूरा कर भी लेंगे, लेकिन उसमें आप एक गलती कर रहे हैं, अपने शरीर के साथ आप अन्याय कर रहे हैं। ये अच्छी बात, हाँ, सेल्फ सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा कि मैंने जो सोचा वही मैंने किया, लेकिन आपकी उसमें जीत नहीं, आपकी उसमें हार है। मैंने 30 दिन का निर्जला रखा, तो ऐसे अपने जो भी सोच रहे हैं, शरीर का जो धर्म है वो भी थोड़ा अलग काम कर रहा है। शरीर को रिस्पेक्ट देना है, अपना विल पावर, अपना ईगो साइड में रख के शरीर को कुछ न कुछ दे देना है। अभी 6 घंटे रहने का भी अगर बोला जाए कि सुबह से लेकर 12 बजे तक हमें नहीं पीना है कुछ भी, तो ये अच्छी बात है। अभी तो पहली बार ही मिले हैं, शिविर का पहले ही हम जुड़े हैं, बिगिनर हैं, तो ये सारी विशाल भाई और दीदी ने छूट छाट दे रखी है आपको। 9 बजे पिला देते हैं। मैंने कितनी सारी शिविरें की है, किसी में भी 9 बजे विशाल भाई ग्रीन जूस नहीं दिया जाता, लेकिन ये हमारी माँ है, सभी ब्रह्मा कुमारी बहनें माँ के समान हैं, बच्चों की तरह हमारी पालना करती है। मेरा बेटा कहीं गिर न जाए उठने से पहले ही। तो ब्रेकफास्ट देना चाहते थे पूरा, हाँ मैंने थोड़ा कम करवाया। वो बोला कि आराम से धीरे धीरे होले होले आप इस मार्ग के ऊपर चढ़े, क्योंकि बरसों की आदत है। सुबह उठते ही क्या मांगता है शरीर? खाना मांगता है। एक संस्कार को परिवर्तन झटके से करना किसी के लिए आसान रहता है और किसी के लिए तो ये पहाड़ चढ़ने जैसा होता है। इसलिए 9 बजे आपको एक ग्रीन जूस दिया जाता है, फिर 11 बजे फ्रूट दिया जाता है। ये सारी सुविधाएं आपके लिए रखी है। फिर जब एनिमा से सारी पेट की सफाई हो जाएगी ना, तब विशाल भाई ने कल बोला था कि एनिमा अच्छे तरीके से कर लेते हैं ना, तो कितनी भी चाहे लंबा खींच सको, निर्जला भी खींच सकते हैं, बिना भोजन के भी हम रह सकते हैं। हाँ, जो भी मेडिसिन्स ले रहे हैं, मेडिसिन्स आर ऑल यूजलेस। आगे सुनिएगा। एवरी मेडिसिन हैज़ ए 13 साइड इफ़ेक्ट्स। 30 आप गूगल पे सर्च करो, एंड 10 इफ़ेक्ट्स इज़ मोस्ट पावरफुल। मेडिसिन तो एक हमारी साइकोलॉजी के साथ जुड़ गया है कि नहीं लिया तो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे होगा। मैं मानता हूँ अभी तक किसी भी साधक को कुछ भी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि उसने एनिमा अपना लिया, उन्होंने उपवास अपना लिया, उन्होंने ग्रीन जूस अपना लिया। ये हमारे 3 शस्त्र हैं ना, वो मेडिसिन से 1000 गुना नहीं, लाखों गुना मजबूत हैं, शक्तिशाली हैं। इसलिए चिंता करने की मैं समझता हूँ, हाँ, एकदम से मेडिसिन अगर बंद कर देते हैं बिना शिविर ज्वाइंट किए, बिना गाइडेंस लिए,
और ऊपर ऊपर से थोड़ा जान लेने के बाद तुरंत ही आपने मेडिसिन को थ्रो कर दिया, तो इनसे आपका मानसिक संतुलन जो अंदर जो फियर भरा है तो उसमें आपको डिस्टर्ब कर सकता है। और हो सकता है कि आपने 100% NDS अपनाया नहीं और मेडिसिन छोड़ दी, ये भी हो सकता है। अभी 9 बजे हम दे रहे हैं, कितना फ्लेक्सिबल होके दे रहे हैं, तो उन दौरान आप थोड़े से ज़्यादा स्ट्रिक्ट होके फेंक देंगे सभी चीज़ों को, तो हो सकता है कुछ डिस्कम्फर्ट आपके लाइफ में आए। तो ये सारी प्रैक्टिकली, बाबा नहीं कहता कई बार एक ही बात 2 पहलू से बोलता है, हैं? उनको उठाने का जो हमारे अंदर जो विवेक है ना, उस तरीके से उठाना है। तो इस तरीके से युक्ति युक्त उपवास के साथ एनिमा जोड़ के आपको आगे बढ़ना है। 12 बजे के बदले 2 बजे आप ग्रीन जूस पियो, 2 बजे के बदले 4 बजे से शुरुआत करो दिन की। मैं दिन की शुरुआत 4 बजे करता था शुरुआत के दिनों में, फिर 15 दिन के बाद 4 बजे मेरा ग्रीन जूस भी नहीं पीता था मैं, तो पालक के पत्ते, मेथी के पत्ते और धनिया के पत्ते चबा कर खा लेता था सीधा। ये मुख ही हमारा मिक्सर है, मुख ही हमारा ग्राइंडर है, रस अंदर, कचरा बाहर है। शाम को 4 बजे ग्रीन जूस ले, पूरा सुबह आप एनिमा कर लो, 3:30 बजे अमृत वेले एनिमा करता, 6:30 बजे मुरली से पहले एनिमा करता, बाद में मुरली सुनने के बाद घर पे आके 10 बजे एनिमा करता, 12:30 बजे एनिमा करता, 4:30 बजे एनिमा करता दोपहर, और शाम को सोने से पहले। गिन लो कितनी बार हो गया एनिमा, 5 या 6 बार। क्या? देखो मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरी सफाई हो गई है, लेकिन आपको वंडर लगेगा, मैं 100 में से 60 kg तक जब आया, 60 kg तक, तो समझो आप 40 kg जिन्होंने वेट लॉस किया है उसकी सफाई हो गई होगी या नहीं। ऊपर ऊपर से तो मैं लगेगा कि सफाई खत्म। आफ्टर 6 मंथ मेरे को लगभग 10 या 15 दिन दस्त रहे, डायरिया इतना रहा, उन दौरान एनिमा भी लेता रहा मैं। एनिमा तभी लेना है जब डायरिया हो ना, तभी भी आपको। और लगभग 8-10 दिन मेरी हालत बहुत खस्ता हो गई, न उठ पाता, न बैठ पाता, न बाज़ार में अपना काम कर पाता। हाँ, मुझे लगा कि 40 kg वेट लॉस होने के बाद तो मेरा सारा कचरा निकल गया होगा, लेकिन फिर भी 15 दिन 6 महीने के बाद निकल रहा था। पेट भी अंदर चला गया था। ये तो मैं ठीक ठाक अभी दिख रहा हूँ, बाकी आप दिखना भी पसंद नहीं करेंगे, जो देखना भी इतना दुबला पतला और हड्डियाँ स्केलेटन बचा था मैं। लेकिन मैंने एक्सेप्ट इसलिए किया कि मेरा नी पेन चला गया था, मेरा स्पाइनल प्रॉब्लम चला गया था, मेरा माइग्रेन चला गया था, 10 रोग चले गए थे मेरे। सही है, हाँ, जो बूढ़े। इसलिए मैंने आज एक शुरुआत में बात की कि कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आप बूढ़े हैं, उम्र ज़्यादा है, मेरे को 7 महीने 8 महीने लगे, आपको भले न साल भर लगे। आहिस्ता आहिस्ता अपने शरीर की सुन के, योर बॉडी हैज़ एवरी आंसर्स, तुम्हारा शरीर ही हर एक चीज़ का जवाब देता है। आखिरी निर्णय आपके खुद के ऊपर हैं। आप एक डिब्बा सुबह ले सके। विशाल भाई ने कितनी बढ़िया तरीके से देहभान से मुक्त होकर सारे गुलाटे लगा रहे थे ना हमारे सामने, है कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। उनकी शुभ भावना हमारे साथ इसलिए जुड़ी है कि आप जल्दी से जो काम 45 डे में हो वो मेरे भाई बहनों का जीवन में 15 दिन में प्राप्त कर ले, ये उनका प्रयास रहता है। इनका मतलब ये नहीं कि आप गुलाट लगाओ घर पे जाके, आपके घुटनों में दर्द है, आपका बाथरूम छोटा है, आपके पास गद्दा नहीं है, कुछ भी जो भी क्वेरीज हैं, तो उनमें एटलीस्ट ये भी कर सकते हैं कि बैठे बैठे लो, थोड़ा झुक के लो, और 4-5 kg वेट लॉस हो जाए, थोड़ा दर्द कम हो जाए, फिर गुलाट लगाओ, विल पावर बढ़ जाए, कॉन्फिडेंट बढ़ जाए। तो ये तो आपके सामने तो सारा डिस्प्ले कर देते हैं हम। उठाना आपको किस तरह से है वो आपके ऊपर है।
तो इस तरीके से आगे जाते रहना है। तो फास्टिंग इज़ द सुप्रीम मेडिसिन, लंघनम परम औषधम, व्याधिनाशाय लंघनम, फास्टिंग इज़ द ग्रेटेस्ट हीलिंग थेरापी। काफ़ी सारी उपवास के बारे में हमने कल चर्चाएं की, विशाल भाई और मैंने दोनों ने लेक्चर्स लिए आपके। तो उपवास है, उनसे सर्वोच्चम औषध कोई है ही नहीं, लेकिन उसका सही तरीके से इस्तेमाल हम करें। चाकू है, वो अगर सब्जी काटने से पहले थोड़ा हम कंसंट्रेट न हो तो उंगली भी काट ही देता है। तो ऐसे उपवास को आफ्टर एनिमा यूज़ करना है। जब भी निर्जला उपवास करें, नवरात्र चल रहे हैं या फिर चैत्री नवरात्रि हो, वो चाहे आसो नवरात्रि हो, वो चाहे पोष नवरात्रि हो, आषाढ़ नवरात्रि हो, साल में 4 नवरात्रि आती है, तो उन दौरान आप उपवास अवश्य रखें। 9 दिन सिर्फ फलाहार के ऊपर रहे या फिर जूस के ऊपर रहे, उन दौरान आपको एनिमा करना और करना है, चाहे कितनी भी सफाई क्यों न हुई हो। ये बातें थोड़ी अटेंशन में रखनी है। रोज़ा मुस्लिम धर्म में कितने वर्षों से लोग रह रहे हैं, लेकिन मुस्लिम धर्म में क्या बीमारी गई है? फिर शाम को पूरे दिन की भड़ास, ऐसे हम भी करते हैं। हिंदू भी, जो भी हिंदू है वो भी नवरात्रि या फिर 12 बजे, कोई तो बोलता है 12 बजे तारीख चेंज हो जाती है, तो 12 बजे ही सारे डिब्बे खोल के रात को बैठ जाते हैं। जी 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 जी। तो वो क्या होता है, दमन होता है, उपवास के प्रति दमन होता है, थोड़ी धार्मिक भावनाएं भी जुड़ी रहती है, लेकिन कुछ न कुछ वो फ़ायदा भी उठाते हैं, साथ में शायद नुकसान भी उठाते हैं, पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त नहीं करते। वो चाहे जैन धर्म को भी देख लो, उपवास कर करके वो अपना शरीर का देह त्याग करते हैं। तो उपवास जितना ही वंडरफुल है, मैजिक है जितना उपवास में, उतना ही अगर सोचे समझे बिना कूद पड़ेंगे तो ये भी आपके लिए हानिकारक है। और युक्ति युक्त उपवास नहीं करेंगे तो काफ़ी सारे रोग के जब उभार उठेंगे ना, तो उभार उठने के बाद वो बाहर निकलने के लिए बेताब होते हैं। आपने एनिमा नहीं चढ़ाया, आपने आंतों को क्लीन नहीं किया, तो वो उभार अपने शरीर के दूसरे अंगों में जाता है और दूसरे अंगों में अपनी और बेचैनी बढ़ा देता है। तो किसी को भी उपवास की राय देने से पहले ये सारी चीज़ें बतानी अवश्य ज़रूरी है। और डरने की भी बात नहीं, मैंने बताया ना 10 में से 6-7 लोग बिना एनिमा के भी रिजल्ट तो प्राप्त किए हैं, लेकिन हमें 30% भी मैं चाहता हूं कि रिस्क किसी के साथ न हो। इसलिए पहला टॉपिक युक्ति युक्त उपवास, दूसरा टॉपिक भी उनके साथ में ही आ गया, फास्टिंग में अतिरेक। फास्टिंग में अतिरेक, आपकी कैपेसिटी है तो आप, हमारी एक मोरबी की बहन है डॉक्टर पत्नी सुलेखाबेन चौधरी, जो आज के दिन में अभी नवरात्र चल रहे हैं ना, वो बिना पानी के 9 दिन आराम से रहती है, और 9 दिन के बाद भी जितना वो निर्जला उपवास करना चाहे वो करती है। महीने भर का निर्जला उपवास तो यूँ चुटकी बजाते कर देती है। और डॉक्टर पत्नी है, उनको जब वो कोमा में चली गई थी, उनके जो हस्बैंड डॉक्टर थे, उन्होंने अमरेली से लेके अमेरिका तक के डॉक्टरों को बताया, लेकिन कुछ न रिज़ल्ट मिला। बाद में वो जानते थे कि चौहान सर करके कोई हैं, तो वो सारा ये इलाज करते हैं, इसमें पॉसिबिलिटी है, तो मरता क्या नहीं करता। तो लास्ट में डॉक्टर ने कहा कि चलो अब तो ये डेड की हालत में है ही, तो फिर उनको क्यों ना एनिमा दिया जाए। और फिर उनकी पत्नी को एनिमा दिया, फिर थोड़ा सा ग्रीन जूस भी वगैरह वो नली से या किसी भी तरह से पिलाते हैं जो कोमा में है, तो चम्मच करके या फिर किसी भी तरह से ग्रीन जूस भी पिलाया। और चमत्कार, सबसे बड़ा उनके जीवन में चमत्कार हुआ। आज के दिन में सारे NDS के शिविरों में वो अपना लेक्चर देने के लिए भी जाती है, यूट्यूब के ऊपर भी है सुलेखा बेन, और पूरा समर्पित है इसको। और उपवास को तो ये है, वो हमारा एक ही कारण है किसी भी बीमारी का, वो चाहे कोमा हो, ये वो चाहे कैंसर हो, गलत भोजन, बचपन की आदत,
और धीरे धीरे करके एक एक करके बीमारियां आती गई। वो बीमारियों का शरीर पूरा घर बन गया और अंत में ऐसे कुछ हुआ होगा। खास पर्टिकुलर कोई डिजीज़ था, उनकी हिस्ट्री मेरे पास नहीं है, लेकिन बाद में वो जब से उनको नया जीवन मिला है तब से वो एनडीएस की राह पे चल पड़ी है। और लगभग 5-15 दिन की ही बात है। मैंने अभी लास्ट में भी एक भाई को देखा तो 5 दिन में ही खड़े हो गए। तो हमारी बहनें, जो बीना बहन है ना, उसने एक कोमा पेशेंट को फ़ोन के ऊपर कंसल्ट किया, उनके रिलेटिव्स को। माताजी थी जो पूरा लीवर फेलियर था, किडनी फेलियर था, सारे इंटरनल ऑर्गन फेल हो चुके थे, इसलिए वो कोमा में भी चली गई थी। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी और एनीमा चढ़ाया और सारा काम आगे होता रहा। लेकिन आफ्टर 5 डेज़ या 7 डेज़, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, वीडियो कॉल चल रहा था तो मैं गया बहनों के पास। तो मैंने देखा कि 7 दिन पहले जिस माता जी को मैंने लेटा देखा था वीडियो कॉल पे, उनका जो बेटा है वो बात कर रहा था कि मेरी माता जी की देखो ये हालत है, उसमें हम एनडीएस अप्लाई कर सकते हैं, बचने की कोई उम्मीद नहीं है, सारे ऑर्गन टोटल फेल हो चुके हैं, इसलिए जीवन तो संभव ही नहीं है, लेकिन ये हालत हमसे देखी नहीं जाती, तो एटलीस्ट आप एनीमा तो लगा लो। एनीमा लगाया। 7 दिन के बाद नाक में नली थी, 2-3 अंगों में सारी, डॉक्टरों ने पूरा उनका शरीर वो जैसे कर दिया था डैमेज। तो फिर वो नाक में नली चढ़ा के बातें बोल रही थी, सीताराम, जो भी कन्वर्जेशन है वो, जय श्री कृष्णा, मैं ठीक हूँ, मैं बोल पा रही हूँ। मुझे भी वंडर लगा, मेरा पहला केस मैंने ये देखा, एनीमा का चमत्कार। और 2 दिन के बाद वो चल बसी वो माता जी। लेकिन बेटे की ये उम्मीद पूरी हो गई कि जाने से पहले माता जी ने हमें बड़े प्यार से बातचीत कर ली। इतना भी अंधेरा हो जाता है जीवन में, जब आप एनीमा चढ़ाओ या ग्रीन जूस पियो, बाद में रिटर्न होने का मौका नहीं मिलता। कर लेंगे कल करेंगे कल करेंगे, काल आ जाता है। कल करेंगे तो काल आ जाएगा। ठीक है, अभी ज़रूरत खास नहीं है। काल जब आ जाता है तो वो खटखटा के नहीं आता कब मैं आने वाला हूँ। तो बेहतर यही है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। शुरुआत में ही हम समझदारी से काम लें, समझदारी अच्छी रहेगी तो फिर पश्चाताप करना नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से एनीमा फास्टिंग का अतिरेक हम कर सकते हैं, लेकिन अपनी क्षमता है, देखते रहना है, स्वयं चेकिंग करके कितना भी लंबा खींच सकते हैं, वो चाहे महीने का हो, 2 महीने का हो, और क्षमता को धीरे धीरे करके बाउंड करते जाना है। और जितना एनीमा के बाद लंबा फास्टिंग करेंगे उतने चमत्कार ज़्यादा होंगे। लेकिन क्षमता के बिना, भूख है शरीर में, और करते जाएंगे। विशाल भाई ने किया तो हम भी 2 घंटा और कर लेते हैं। तो इस तरीके से तो नहीं जाना है, मैं तो मना करूँगा, बरोबर। लेकिन आप ये भी जहन में रखना है कि थोड़ा सा जो उन्होंने बताया है उस तरीके से जाएंगे तो फास्टिंग करना आसान हो जाएगा। तो फास्टिंग इस तरीके से आप आगे बढ़े। और ब्रह्मास्त्र है, उनके लिए एक मैं शब्द यूज़ करता हूँ, ब्रह्मास्त्र। जब भी कोई भी शस्त्र काम में नहीं आता तब फास्टिंग काम में आता है, सारी व्याधियों को समाप्त कर देता है। कच्चा भोजन 2 टाइम लेने से, रेसिपियाँ खाने से किसी को आज तक स्वास्थ्य प्राप्त नहीं हुआ। रेसिपियाँ पहले गलत भोजन ले रहे थे, अब सही भोजन ले रहे हैं, उतना ही रोल है उनका, आगे के लिए बीमारियां नहीं आएंगी। यहाँ से आपने रोगों की रोकथाम कर ली है कि जो हैं उनसे आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। तो खाने का मतलब सिर्फ एक ही है कि सही भोजन खाओ और रोगिष्ट न बनो। रोगों के निवारण के लिए मैं समझता हूँ ऐसा, एनडीएस अकॉर्डिंग थियरी, कि उनमें रोगों के निवारण के लिए, रोकथाम के लिए खाने का कोई रोल नहीं है। कभी कभी अगर ज़्यादा कच्चा भोजन या रेसिपी खा लेंगे ना तो उल्टा भी आपको अनईजी फील होगा कि आज तो ज़्यादा सलाद खा लिया, गैस हो रहा है,
या फिर आज जूस ज़्यादा पी लिया, पेट थोड़ा भरा भरा रहता है। तो भोजन तो अपने शरीर के हिसाब से ही थोड़ा थोड़ा करके लेना है। अगर ज़्यादा भूख है, खेत में काम कर रहे हैं, कोई शारीरिक श्रम अपने जीवन में ज़्यादा है, तो मैं तो समझता हूँ कि 1 दर्जन केला खा लो, हाँ, 10 पैसी डेट्स खजूर की खा लो, थोड़े मुनक्के भी खा लो। अपने पॉकेट में स्प्राउट की थैली एक भाई रखता था, हमारा बीके, बोला कि मेरे को दीवारों में कलर करना होता है, बिल्डिंगों में 7-7 मंजिलों की बिल्डिंगों में मैं कलर करने जाता हूँ, मेरा शुगर 20 साल का 20 दिन में गया है जिग्नेश भाई, अब मैं इस चीज़ को छोड़ने वाला नहीं। लेकिन मेरी एक लाचारी ये है कि मेरे को श्रम करना पड़ता है, और श्रमिक आदमी रोटी सब्जी नहीं खाएगा तो कैसे ये श्रम कर सकेगा। ये आप भी समझ सकते हैं। मैंने कहा कि ये तो एक हमारी साइकोलॉजी सेट हो गई है कि रोटी खा के ही पीछा लगा सकते हैं। आपने तो अपने 20 साल पीछा लगाया बीमारी रखते हुए, शुगर रखते हुए, कमजोरी रखते हुए, कहाँ आपको शक्ति तो आई नहीं। तो बेटर ये है कि खजूर डेट्स खाओ, या फिर खास हमारा ऑप्शन है ताकत के लिए तो कि आप मूंग के स्प्राउट हो या फिर चने के स्प्राउट हो, आपको ये मजदूरी वाला काम करना है तो पॉकेट में रख लो, और थोड़े मसाले भी अगर सेंधा नमक और थोड़ा सा चटनी भी डाल के, अगर तीखा पसंद है तो ऐसे कुछ रखो, और जब भी भूख लगे तो सीधा वो पॉकेट में से हाथ करके 5-15 दाने खा लेता और अपना काम चल जाता। वो फिर उसको सरप्राइज़ तब लगा, 18-20 घंटे काम करते करते वो गन्ने का जूस भी बड़े मौज से पी रहा था, 300 डायबिटीज़ वाला। बोला कि अब ज़िंदगी एकदम खुशहाल हो गई। हम अपने घर पे उनको न्योता देते थे भोजन के लिए। मुझे याद है जब वो ब्राह्मण जीवन जी रहा था, उनका श्रम बहुत था, लेकिन वो उनके थाली में मैं जितनी भी रोटियां रखूँ ना, वो मना नहीं करते थे। जितने भी दाल चावल एक बार दे दूं, दूसरी बार दे दूं, तीसरी बार दे दूं, बंदा मना ही नहीं करता। और मुझे भी शौक था खिलाने का उनको। पहले हमारा नेचर होता है कि हमारे वहाँ मेहमान आए तो वो भरपेट भोजन करे, उसमें हम कंजूसाई नहीं करे। कृष्णा देखती थी कि आज ये 5 लोगों का भोजन कर जाएंगे, इतना भोजन था उनका। तो वो होशियार हो गई कि वो भाई जी आएंगे ना तो भोजन थोड़ा डबल या ट्रिपल करना पड़ेगा। फिर भी मैं उनको बड़े मज़े से खिला, और उसमें अपना अहोभाग्य समझता था कि नहीं, मैंने उनको आज संतुष्ट कर दिया। बाबा कहते हैं ना, संतुष्ट करना है लेकिन ऐसी बातों में संतुष्ट नहीं करना है। इतना भोजन लेते लेते फिर वो शुगर का गोली साथ में भी रखते थे, और हमारे पास उनका सॉल्यूशन तो है ही। लोग भोजन की पंगत में बैठते हैं तो लड्डू खा लेते हैं, और फिर इंजेक्शन भी पॉकेट में रखते हैं, इंसुलिन ले लिया, बात ख़त्म। ऐसे भी केस मैंने देखे हैं। तो इतना भोजन लेते लेते ब्राह्मण जीवन में एकदम निश्चय बुद्धि, मुरली सुनते थे ना, वो चातरक पक्षी कहते हैं ना, तो उनकी तरह सुनते थे। मैं तो उनसे ये सीख लेता था कि मुरली सुननी है तो वो भाई जी की तरह सुनो। बाबा के सामने मैं और बाबा तीसरा ना, कोई इतनी सुंदर तरीके से सुनते थे। लेकिन यहाँ भोजन गलत होने के कारण बीमार थे, और आखिर बीमारी भी उनकी इस चीज़ से गई और स्वस्थ जीवन जीने लगे। बाद में 6 महीने के बाद आए, भाई जी शुगर आ गया, 200 हो गया। पहले 300 था लेकिन अभी 200 है, 250 है। मैंने कहा गलती के बिना तो ये फिर ऊपर आ ही नहीं सकता। बोला कि अलग अलग सेंटरों के ऊपर जाना पड़ता है, पूरे गुजरात में घूमते हैं, सभी सेंटरों के ऊपर जाते हैं, दीदियाँ टोलियाँ देती हैं तो मना नहीं कर सकते भाई। उनका भावना तो रखनी पड़ती है। मैंने कहा आप अपनी शरीर की तो सुनो, वो ज़बरदस्ती तो कोई नहीं करेगा आपसे। आप बीमार हैं, फिर से वही गीत बजाना चाहते हैं तो आप विवेक से मना कर सकते हैं कि आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, फिर ये करने से चला जाएगा। मैंने कहा 10 बार आएगा, 10 बार जाएगा। अगर गलती हो जाती है, स्लिप हो जाते हैं तो फिर से भी ये ट्रैक के ऊपर चलकर बीमारी को हम हटा सकते हैं। लेकिन वो हम सयाने नहीं कहलाएंगे। हाँ, सयाना वो है जो दूसरों के अनुभव से सीख ले। हम खुद ही पड़े, गिर कर चढ़ना, चढ़कर
गिरना नहीं अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। एक दिन ऐसा भी आता है कि हम थ्रू आउट फिर बिना गलती के अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन मायूस होकर गिरना कोई पाप नहीं है, लेकिन गिरकर न उठना ये पाप है। गिर जाएंगे फिर से उठो। मैं तो मानता हूँ 15 दिन अनुभव कर लो, फिर गिर जाओ तो भी ये जहन में जो ये अनुभव है ना वो चला जाएगा। 2007 में 15 दिन करके मैंने छोड़ दिया था। 10 साल के बाद भी वो स्वीट मेमोरी मेरे दिलो दिमाग में छाई हुई थी और मैंने 2017 में शुरू किया। समझो मेरे जैसे तो आप बुद्धू नहीं हैं, हैं विशाल भाई? मेरे जैसे तो बुद्धू यहाँ नहीं बैठे हैं जो अच्छी बात को एक्सेप्ट करने में 10 साल लगा दे। तभी एक ही बीमारी थी। हाँ, जब 10 बीमारी आई, डॉक्टर का पल्लू झाड़ते झाड़ते थक गया, तब सोचा कि चलो अब लास्ट ट्राई ये है। ऐसी महामूर्खामी करनी नहीं है। ये तो मौका मेरे को मिला, यंग एज थी इसलिए झेल पाया ये बीमारियों को। हो सकता है 70 साल में यह हम न झेल पाएँ। एक बार में ही सीधा, जैसे रनवे के ऊपर फ्लाइट जाती है ना, तो 2 3 4 5 चक्कर एक ही जगह पे नहीं लगाती, हैं? सीधा टेक ऑफ कहते हैं ना उनको, जो फ्लाइट चढ़ती है, तो सिंगल टाइम में ही टेक ऑफ हो जाना है। मेरा प्रयास ये रहता है कि आप सभी लोग मेरी तरह न रहें, सिंगल टाइम में ही आसमान में उड़े, आगे बढ़ जाएं। तो फास्टिंग के बारे में भी जो सावधानियां हैं वो बातें बोल दी, और एनिमा लेने की पूर्ण समझ भी हमें रखनी है। उसमें कोई लोग एक एनिमा का जो हार्ड स्टिक वाला डब्बा आता है जो मेडिकल में मिलता है, और कई एजेंसियों में 150 रुपीज़ या 100 रुपीज़ में मिल जाता है। तो हम हमेशा पैसे बचाने के चक्कर में तो रहते हैं सदा। जो चीज़ 300 में मिल रही है वो 150 में भी मिले तो मैं भी समझूंगा कि 150 अतिरिक्त नहीं देने चाहिए। लेकिन उनमें ये भी ज़रूरी नहीं है कि गलती से कोई अलग चीज़ ही हम उठा लेके आए। तो वो हार्ड स्टिक वाला एनिमा कभी यूज़ करना नहीं है। 5-15 दिन के लिए जो ओवरवेट हैं, 120 केजी 30 केजी, उनसे एनिमा लिया नहीं जा रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए वो हार्ड स्टिक वाला एनिमा वरदान है 15 दिन के लिए, महीने भर के लिए। बाद में जब वो थोड़े कंफर्ट जोन में आ जाएं, बाद में हमारा ये एनडीएस का एनिमा इस्तेमाल करें। हार्ड स्टिक का एनिमा यूज़ करने से मलद्वार की जो दीवारें हैं वो बहुत नाजुक होती है। कहीं अंदर इंसल्ट करते हैं हम, तो अगर गलत जगह पर वो फोर्स हो गया ना, तो ब्लडिंग होने की संभावना ज़्यादा है। और ऐसा कुछ हो जाता है तो हम ना झेल पाते हैं, ना किसी को कह पाते हैं। और ऐसी बातें कई बार हम बहनें भाई लोगों को जो हमें सिखाते हैं उनको भी नहीं कहते, और हम समझदारी उसी में समझते हैं कि उनको पूरा बंद करो। तो जो एनिमा एनडीएस प्रमाणित है उनका ही इस्तेमाल करें। एनडीएस में लगभग 100 ml का एक छोटा सा एनिमा भी आता है जो 150 रुपये में मिल जाता है। कोई एनिमा 200 रुपये में मिलते हैं, कोई 250 में मिलते हैं, कोई 300 में, और कोई एनिमा पोट 500 तक हम बेचते हैं उधर सेंटर के ऊपर। हर एक की अपनी अपनी क्वालिटीज़ एनिमा की होती है, कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ लेके आए हैं, ज़रूरी नहीं है कि 300 वाला ही एनिमा यूज़ करें। 250 में भी हमारा काम बनता है तो 250 में भी यूज़ करो, 200 रुपये वाला भी यूज़ करो। हाँ, हम तो यहाँ 250 में भी बेचे तो चल जाता है, इसमें 5-50 रुपये मिल जाते हैं। मैंने भाई जी से बात की कि भाई जी 300 रुपये रख सकते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं। भाई ने कहा 300 रुपये भी आप रख लो, यहाँ से जो ट्रांसपोर्ट में आया है तो 8-10 हज़ार रुपये तो यहाँ पहुँचाने के लगे हैं, तो आपको 5-50 रुपये मिल जाएंगे। और बाकी तो मेरा घर का गुजारा करने के लिए यूँ भी मेरे पैसे कमाने की आवश्यकता ऐसे इस साधनों से नहीं है फ़िलहाल। लेकिन हमारा जो मिशन है टोटल हेल्थ, सभी को हेल्थ देना, पूरे वर्ल्ड में इस बात को फैलाना, तो उसके लिए हम फंडिंग भी कर रहे हैं। तो फंडिंग किसी को बाबा तो कहते मांगने से
मरना भला। तो फंडिंग के लिए किसी को वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं किसी भी प्रकार से कि आप इसमें कुछ लिखाओ, ये करो, वो करो। तो हमें ये बेस्ट रास्ता लगा कि अगर एक चीज़ बेचने से 50 रुपये 100 रुपये थोड़े ज़्यादा मिल जाते हैं तो ये हमारी डिवाइन चैरिटेबल ट्रस्ट का फंडिंग बढ़ जाता है। मतलब आपका जो भी धन आया है हमारे पास, 300 रुपये आए हैं या 500 रुपये आए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे या कृष्णा या मेरे साथियों के खाने पीने गुजारे के लिए यूज़ होते ही नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट के बैंक बैलेंस में ऐड होते हैं। मतलब मैं मानता हूँ कि आपका जो पवित्र धन है वो सेवाओं में लगे, बेहतर से बेहतर सेवाएं कर सके उसकी नींव में लगे। तो आपके वो 300 रुपये भी सेवा में लग गए हैं या 500 रुपये भी सेवा में लग गए हैं। तो एनिमा लेने की हमें पूर्ण समझ तो काफ़ी 2-3 लेक्चरों में बीच बीच में हम काफ़ी सारे पॉइंट ले रहे हैं। फिर भी ऐसी छोटी मोटी बातें जो भी हैं उनकी पूर्ण समझ और भी आगे के लिए, आज पूरा चैप्टर क्लोज नहीं हो जाता, यूट्यूब के ऊपर देखते रहो एनिमा के विषय में। दूसरे जो वीडियो दिखा रहे हैं एनिमा के विषय में जो हमें गलत फहमियों में, गलत मान्यताओं में लेके जा रहे हैं, तो ऐसे भी हमें करना नहीं है। कोई कोई कहता है ज़्यादा एनिमा लेने से B12 ख़त्म हो जाता है। क्या आदत लग जाती है? आदत लग भाई जी आप ये उत्तर दे दीजिए। एनिमा की आदत लग जाती है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अनीमा से संबंधित बहुत सारे मिथ सोसाइटी के अंदर हैं और अनीमा की आदत लग जाती है, ये भी एक मिथ है। और मैंने अपना एक्सपीरियंस भी आपको बताया था कि एक तो आदत ये होती है, आदत का क्या अर्थ है? एक तो हम आदत का ये अर्थ निकाल सकते हैं कि अगर लंबे टाइम तक अनीमा लेंगे और उसके बाद अगर अनीमा लेना बंद कर देंगे तो हमें नेचर्स कॉल आनी बंद हो जाएगी। एक तो आदत का ये अर्थ है। एक दूसरा अर्थ ही बताऊंगा, पहले इसका जवाब देता हूं। ऐसा संभव ही नहीं है। जब आपकी आंतों के अंदर मल इकट्ठा होगा और मल पीछे से और रेगुलरली आ रहा है, वो पुराने मल को भी पुश करेगा, तो अल्टीमेटली वो आंतों से तो बाहर निकलेगा ही। लेकिन सिर्फ इतना होगा। और हम अनीमा ले भी कब रहे हैं? मैंने आपको अनीमा लेने के लिए कब कहा है? पहले नेचर्स कॉल आने दो, उसके बाद अनीमा लो। तो नेचर्स कॉल की आदत आपकी कभी भी नहीं जाएगी। हम अनीमा कब ले रहे हैं? पहले नेचर्स कॉल से मल निकलने दो, उसके बाद जो अंदर बचा कुचा रह गया, जो दीवारों में अटक गया, जो थोड़ी बहुत गंदगी रह गई, वो निकालना है। हम आपको कभी भी नहीं कह रहे कि नेचर्स कॉल से पहले ही अनीमा ले लो। वो कब्ज है। अगर नेचर्स कॉल नहीं आ रही तो वो कब्ज है। फिर तो आपको अनीमा लेना ही पड़ेगा। और नेचर्स कॉल क्यों नहीं आती? वो कब्ज के कारण होती है। तो अनीमा लेने से कब्ज की प्रॉब्लम तो 2 दिन में ही खत्म हो जाती है और उसके बाद फिर नेचर्स कॉल आनी शुरू हो जाती है। अब मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया। मैंने 150 दिन तक लगातार अनीमा लिया। नेचर्स कॉल के बाद मैंने लगातार 150 दिन तक अनीमा लिया। लेकिन मैं दिन में 2, 3, 4 बार लेता था। तो होता क्या था कि इससे पहले कि नेचर्स कॉल आए, मैं सारी गंदगी पहले ही बाहर निकाल चुका होता था। फिर 150 दिन के बाद जब मैंने अनीमा लेना बंद किया और मैंने ये कोशिश की कि अब बिना अनीमा लिए ही गंदगी बाहर निकालनी है, तो पहले दिन आंतों को थोड़ा सा जोर लगाना पड़ा, थोड़ा सा जोर। दूसरे दिन 75% लगाना पड़ा जोर। तीसरे दिन 50%, चौथे दिन 25%, 5वें दिन फिर से वो। बस इतना होता है। ऐसा तो असंभव है, इम्पॉसिबल है कि आपको अनीमा लेते ही जब आप अनीमा लेना बंद कर देंगे तो उसके बाद आपको नेचर्स कॉल ना आए। इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। जब गंद आ रहा है, आपकी आंतों के अंदर मल आ रहा है, तो वो उसको पुश कर रहा है, तो वो अल्टीमेटली बाहर निकलेगा ही। वो कहां जाएगा? और ये मैंने 4-5 दिन खुद एक्सपेरिमेंट करके देखा है। अब आदत लग जाती है, इसका दूसरा अर्थ मैं आपको बताता हूं। अब मेरी आंतें पूरी तरह से साफ हो चुकी हैं।
इस वक्त प्रैक्टिकली देखा जाए तो मुझे एनीमा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं एनीमा लेना बंद कर सकता हूं, लेकिन मैं फिर भी एनीमा लेता हूं। अब आप कह सकते हो कि मुझे आदत लग गई है। अब ये आदत क्यों लग गई है, मैं इसका कारण बताता हूं। एनीमा लेने के बाद मुझे ऑल ऑफ सडन एक एनर्जी महसूस होती है, स्फूर्ति, ताजगी का अनुभव होता है। मुझे ऐसा लगता है कि एक नई शक्ति का संचार हुआ है। और फिर मैं इस एनर्जी को कंपेयर करता हूं तो मैंने कहा ये वही एनर्जी है जो 200 दिन पहले मुझे चाय पीने के बाद अनुभव होती थी। कुछ उसी तरह की एनर्जी है, उससे भी ज्यादा। बहुत सही कहा भाई साहब ने। तो हम लोगों को चाय की आदत लग गई है, इसके बारे में तो कोई भी कंसर्न नहीं है, इसके बारे में तो कोई भी चिंतित नहीं है। इस चीज की चिंता है कि अनीमा की आदत ना लग जाए। सबको चाय की लत लगी हुई है, सबको चाय की आदत है, किसी को भी चिंता नहीं कि अरे इसकी आदत लग गई, अनीमा की आदत ना लग जाए। तो हमें इस चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि अनीमा की आदत लगेगी कि नहीं लगेगी। चिंता इस बात की करो, ये जो चाय है ना, चाय जो दिन में 3-3 4-4 बार पी रहे हैं, जहर पी रहे हैं, और इस चाय ने जो सबके घुटनों की ग्रीस खत्म कर दी है, सबके घुटनों के ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। ये चाय और दूध का टॉपिक मैं भी कवर करूंगा आज के दिन, आने वाले टाइम में। हाँ जी 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 हाँ। और खाली पेट जब आप चाय पीते हो तो वो जो 1 कप जहर होता है वो 10 कप जहर के बराबर काम करता है। तो अगर चाय की, अब मैं शाम के 5-6 बजे तक एनर्जेटिक रह सकता हूं बिना चाय के, बिना कुछ खाए पिए, और वो सारा क्रेडिट मैं अनीमा को दे रहा हूं। मेरी आंतें साफ हो चुकी हैं, मैं ना करूं तो चलता है, लेकिन मुझे एक अलग एनर्जी महसूस होती है जो सारी दुनिया को चाय पी के महसूस होती है, मुझे उससे 10 गुना एनर्जी अनीमा लेकर महसूस होती है। तो आप इसको अगर कह लो कि अगर ये आदत है तो ये अच्छी आदत है। देखो, आप कहते हैं कि आदत पड़ गई, पर वो सोचो वो आदत अच्छी है कि गंदी? अच्छी आदत है ना, तो अच्छी आदत डालने में क्या बुराई है? अब किसी को मॉर्निंग वॉक की आदत है तो अच्छी आदत है ना। अब मेरे को आंतों की सफाई की आदत है तो अच्छी आदत है ना। लेकिन ये जो चाय पीने की आदत है ये तो खराब आदत है ना। तो आदत का भी 2 अर्थ हैं। पहले वाला अर्थ बता दिया, वो तो वैलिड नहीं है। दूसरा अर्थ मैं अपनी इच्छा से लेता हूं। और अगर हम अच्छी आदतें डाल रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है? अब मुझे फास्टिंग की आदत लग गई है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग मुझे फास्टिंग की आदत लग गई है तो अच्छी आदत है ना। मुझे ग्रीन जूस पीने की आदत पड़ गई है तो अच्छी आदत है ना। तो अच्छी आदतें डल रही हैं तो डलने तो दिक्कत क्या है? ओम शांति। क्रिकेट में, आपने क्रिकेट में देखा होगा, ओपनिंग बैट्समैन होता है ना, तो एक बल्लेबाज ऐसा होता है जो चौका और छक्का लगाता है, और एक जो है वो विकेट बचा के रखता है। तो हर एक विशाल भाई का काम है ओपनिंग में आके हिटिंग करना, चौके छक्के लगाना। मुझे ये उनकी विशेषता बहुत पसंद आती है। अब आगे बढ़ेंगे विषय में थोड़ा कि एनडीएस की सावधानियों के बारे में हम सुन रहे हैं। तो आगे की सावधानी, दूसरों के अनुभव और दूसरों की समझ से ज़्यादा खुद के शरीर की भाषा को समझना, जिनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। आगे का सावधानी है कि कच्चे भोजन का अतिरेक करना नहीं है। फूड इज नॉट सोर्स ऑफ एनर्जी, मेडिटेशन एंड डीप स्लीप इज द एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। नींद गहरी है, ध्यान अच्छा है तो वो हमारे अंदर शक्ति भरता है। लेकिन बचपन से सबने सिखाया है कि खाओ खाओ खूब खाओ, शरीर को स्वस्थ रखो, 10 दिशाओं से जो मिले वो खाओ, तो ही पहलवान बनेंगे। और ख़ास करके हमारा ये प्रांत हरियाणा पहलवानों का प्रांत है। चने, कुछ भी, कितने सारे अनाज और दालें बहुत सेवन करते हैं, घी दूध तो बहुत सेवन करते हैं। तो इट्स ओनली बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। खाना है वो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है। जितना ज़्यादा खाएंगे उतने मोटे होंगे। तो पहलवानों को क्या करना पड़ता है? मोटे होना पड़ता है।
हैं? हाँ, और फिर उनको खाता रहेगा तो पहलवान नहीं बनेगा, लेकिन उनके साथ क्या करना पड़ता है? हाँ, सारा एक्सरसाइज, कितना उनसे डबल एक्सरसाइज वो करते हैं खाने के बाद, तो मांसपेशियाँ एकदम मजबूत हो जाती है। लेकिन जो पूरी दुनिया में जिनका नाम है आर्नोल्ड, वो पहलवान था, उनकी इंग्लिश मूवी भी काफ़ी सारी आई है, उनका डेथ भी हार्ट अटैक से हुआ। काफ़ी सारे ऐसे एथलीट हैं नेशनल लेवल के ऊपर भारत के जो पहलवान थे, वो भी कम उम्र में चले गए, वो चाहे कोलेस्ट्रॉल या हार्ट अटैक। तो ऐसी हिस्ट्री आप खंगालेंगे ना पहलवानों की, या फिर जो भी कसरत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एथलेट हैं। अब एथलेट में हमारे भारत देश के क्रिकेटर काफ़ी सारे ऐसे हैं, वो चाहे कपिल देव यहाँ से ही है मेरे ख्याल से, हरियाणा एक्सप्रेस, तो उनको भी मेरे ख्याल से हार्ट अटैक आया था। पूरे जीवन बल्लेबाजी की, अपना पूरा जीवन समर्पित किया खेल को। तो अगर खेलने से और एक्सरसाइज करने से, दौड़ने से, भागने से तंदुरुस्ती आती तो कभी भी उनको हार्ट अटैक न आता। मतलब भोजन है वो उनका बॉडी बिल्डिंग मटेरियल था, एनर्जी का मटेरियल नहीं था। वो चाहे सौरव गांगुली को भी देख लो, गांगुली वो जो सफोला की एड में भी शायद आते थे कि ये ऑयल यूज़ करो, ये फलाना ऑयल यूज़ करने से आपको सेहत में बढ़ोतरी आती है, लेकिन उनको खुद को ही हार्ट अटैक आ गया था। हाँ, सभी जो भी हैं एडवर्टाइजमेंट करते हैं, हम भी किसी की बातों में आ जाते हैं कि आप मूंगफली का तेल ले रहे हैं बहन जी, एक काम करो आप सनफ्लावर का लो। अच्छा, किसी ने छुड़वाया नहीं, सब्स्टिट्यूट दे दिया तो हमें अच्छा लगता है कि वनस्पति से निकला हुआ, मानो कि नारियल का तेल है तो हम बालों में लगाते हैं। फिर भी उनको खाने बनाने में भी साउथ में यूज़ करते हैं नारियल का तेल, लेकिन वो भी गलत चीज़ है, क्योंकि जब सीधा ही हम नारियल खा लेते हैं तो ऑलरेडी तेल तो हमारे शरीर में चला जाता है और वो नुकसान भी नहीं करता, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं देता। वो सेचूरेटेड और अनसेचूरेटेड दो वर्ड्स यूज़ करते हैं। अगर वो गर्म हो जाता है, अब सब्जी बनाते हैं उसमें नारियल डाल देते हैं तो उनका ऑयल निकल के सब्जी में मिक्स हो जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल दे देता है, हार्ट अटैक दे देता है। तो किसी भी चीज़ को गर्म करने से, वो यूं भी हमें भी कोई गर्म करता है तो क्या होता है हैं? हम उनको क्या रिएक्शन देते हैं? नहले पे दहला ऐसे कर ही देते हैं। तो किसी भी खाने को भी गर्म नहीं करना है, वो गर्म हो जाता है हमारे ऊपर, हमारी सेहत के ऊपर। तो ऐसे तेल का भी ऐसे प्रयोग नहीं करना है। कसरत में भी किसी प्रकार का जीवन नहीं है और न ही किसी प्रकार के अच्छे अच्छे खानों के व्यंजनों में भी किसी भी प्रकार की सेहत छुपी हुई है। हमें एनडीएस नहीं कर सकते भाई जी, हम बहुत गरीब हैं, ऐसे लोग भी आते हैं कि हमें ये आप जो पालक भी लेने की बात कर रहे हैं वो भी नहीं ले सकते, काजू बादाम और किशमिश तो हम स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। अरे एनडीएस की पद्धति किसी भी प्रकार के भोजन के ऊपर आधारित नहीं है, भोजन परिवर्तन के ऊपर आधारित है। देखो मर्म समझ लेना है, भोजन के ऊपर आधारित नहीं है। एक बहन जी ने कहा कि पालक मेरे को नहीं मिलती, तो मैंने कहा कि पालक अगर नहीं खाएंगे, किसी ने पूरे जीवन में पालक नहीं खाई फिर भी एनडीएस करके स्वस्थ हैं, हजारों पत्ते हैं, वो चाहे पीपल का हो या चाहे आप क्या कहते हैं यहाँ जो वर्ड को क्या बोलते हैं, वर्ड ही कहते हैं ना, हाँ वर्ड का वृक्ष, हाँ बाबा भी कहते हैं, वो जो बनियन ट्री, हाँ वो खाए नहीं जाते तो उनको मिक्सर में डाल के कई कैंसर के पेशेंट ठीक हुए हैं, ये मैंने देखे हैं। बड़ का पत्ता है, पीपल का पत्ता है, वो मिक्स करके पूरा 1 साल यूज़ कर लिया, कैंसर चला गया, बाल पूरे चले गए थे, उनके बदले कमर तक पहुंच गए। तो पैसा है या पैसा नहीं है उसके ऊपर डिपेंड नहीं है। लेकिन एनडीएस को जिसको नहीं फॉलो करना है वो बहाने ढूंढ लेते हैं, जिनको एनडीएस फॉलो करना है वो जरिया ढूंढते हैं। हाँ,
फ्रूट्स हर एक सीजन में एक फ्रूट तो आपको सस्ता मिल ही जाएगा, जो बहुत सस्ता हो। तो जरूरी नहीं है, अभी बताया मैंने कि भोजन के ऊपर आधारित नहीं है, भोजन परिवर्तन के ऊपर आधारित है। तो जो सस्ता मिले वो ग्रहण करना है। एक ही फ्रूट खाते रहेंगे सीजन में, एक ही प्रकार का फ्रूट, तो भी कोई न्यूट्रिशंस कम नहीं होगा। सीजनल खाओ, रीजनल खाओ, ओरिजिनल खाओ और नेचुरल खाओ। तो जो करने वाले हैं वो जरिया ढूंढते हैं, न करने वाले बहाना। हाँ, केला 365 दिन मिलता है, और वो भी कभी मैंने नहीं देखा कि 200 रुपये किलो हो गया केला। 30, ज़्यादा से ज़्यादा 40, अभी हमारे वहाँ गुजरात में 50 तक पहुँचा है। हाँ, कोई त्योहार आ रहा है यहाँ, बोलो, दर्जन के हिसाब से आप लेंगे तो मेरे ख्याल से हाँ, 1 दर्जन केला 1 kg के ऊपर तो रहेगा ही, 2-2.5 किलो। तो मतलब एक फ्रूट आपको सस्ता अवश्य मिल जाएगा। जब ग्रेप्स की सीजन हो ना, नहीं आई हो, तब 200 रुपये 400 रुपये भी मिलती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ग्रेप्स खाएं, तभी आप 21 दिन ग्रेप्स के ऊपर रहेंगे तो आपका बजट बिगड़ेगा। जब आम सस्ते हैं तो आम के ऊपर रह लो, ग्रेप्स सस्ती है तो ग्रेप्स के ऊपर रह लो। जो भी सीज़न में, मैंने 21 दिन तक वाटरमेलन के ऊपर रहा था, मैं वाटरमेलन के ऊपर 21 दिन रहा था, तभी 200 रुपये के 20 kg में लेके आता था। 200 रुपये में 20 kg। और 2-4 दिन वाटरमेलन पे रह लिया, फिर उब गया 5वें दिन, तो 5वें दिन पूरा दिन केला खा लिया, 6ठे दिन पूरा ऑरेंज ले लिया, मतलब मोनो डाइट जिनको कहेंगे। ऐसे करके मैंने 21 दिन निकाले थे, ज़्यादातर वाटरमेलन लिया था। और उसमें भी मुझे दिक्कत आती थी, तो बीच में एक जूस के बदले 3 प्रकार के जूस किसी दिन ले लेता था। तो बहुत फ्लेक्सिबल तरीके से मैंने 21 दिन निकाल लिए थे। उन्हीं दौरान मेरे आँखों के चश्मे के नंबर भी चले गए थे और बहुत हेल्दी हो गया। घुटने का दर्द तो जैसे छू मंतर हो गया, आवाज़ आना कट से बंद हो गया। ग्रीन जूस में हर रोज़ लेता था। ग्रीन जूस तो आप लेंगे और भी बढ़िया है। एक ना आपका क्वेश्चन आंसर सेशन अलग से रखेंगे। हाँ जी, तो उसमें आप पूछ लेना, अभी लेक्चर। हाँ जी, हाँ, आपका 45 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन अलग से रहेगा। आगे बढ़ते हैं कि कच्चे भोजन का अतिरेक करना नहीं है। उभार में शारीरिक एवं मानसिक रीति से विचलित होना नहीं है। उभार ऐसे भी आएंगे जो 1 दिन 2 दिन के बदले 15-15 दिन तक हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। एक बहन आई थी, उनके हेवी आर्थराइटिस था। सुबह उठ के उनके हस्बैंड उनको लेके आए थे और वो ऐसे चुपके से बैठी थी, डिप्रेशन में भी थी और आँखों से आंसू निकल रहे थे। और मैंने कहा, बहन जी इतनी उदास क्यों हो? मेरे पति हर जगह मुझे लेके जाते हैं, यहाँ आपके पास जो आई हूँ वो 200वीं जगह है। अभी मैं थक चुकी हूँ और मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं और उनकी बात भी मैं टाल नहीं सकती। मुझे पता है मेरा ये रोग जाने वाला नहीं है। आदमी अपने जहन में बिठा लेता है कब जाएगा, नहीं, और वो जाता भी नहीं। उनके पति को तो उम्मीद लगी रहती है, क्योंकि वो सुबह जब धंधे पे जाएं उसके पहले उनको उठाएं, उनको खड़ा करें, हाथ में ब्रश पकड़ नहीं सकती थी तो उनको दांत साफ कराएं, वहाँ तक की उनकी हालत थी। और घर पे न कामकाज कर पाती, न कपड़े धो पाती, कुछ भी नहीं। तो ऐसे केस में मैंने 1 महीने में बदलाव देखे हैं। 3री मंजिल के ऊपर कपड़े सुखाने जाती थी 1 महीने के बाद, और वो इतनी खुश हो गई कि मेरे को तो यकीन ही नहीं था। NDS हमारे लिए
एक वरदान लेके आ गया हमारे जीवन में। लेकिन जब उभाड़ आया उनके शरीर में, वो बहन जी ने मुझे दिखाया, पीछे के भाग में, पैरों में इतने बड़े बड़े स्किन के वो धब्बे लग गए थे, लाल कलर का धब्बा, उसमें से रसी निकल रहा है, उसमें से पानी निकल रहा है, जितनी भी गंध, जितनी भी दवाइयाँ 20 साल तक खाई थी वो सारी निकल रही थी। मैंने, भाई जी कब ये ख़त्म होगा? ऐसे ऐसे बार बार हमें करना पड़ता है। तो ये हमें, इस चीज़ से हम कैसे बाहर निकले? जल्दी से करो कोई बाहरी उपचार। मैंने कहा बाहरी उपचार करना है तो करो, वरना आप ऐसे ही झेलते रहो। 2-3 महीना झेलना पड़ा। तो कोई कोई ज़्यादा रोगी है, उनको कोई भी उभाड़ है, वो लंबे समय तक रह सकते हैं। कमजोरी के दौरान उपवास, रसाहार ज़्यादा पकड़ के रखना नहीं है। थोड़ा इन शॉर्ट में भी कहते हैं, अगला लेक्चर भी है। अत्यंतिक रूढ़िवादी वलन को छोड़ना है। नियमों में टाइट बंध जाना, वो भी रिजिडनेस है। नियम हमारे लिए है, याद रखना है, नियम सब हमारे लिए हैं जो भी बताए जाते हैं। हम नियमों के लिए नहीं हैं। हम नियमों के लिए, भाई जी सामने बैठे हैं, शूटिंग कर रहे हैं। 2 साल पहले, 1 साल पहले मैं उनको मिला था, एकदम तभी भी हिट थे, फिट थे, और आज भी मैं देख रहा हूँ वैसे ही है, टोटल एकदम फिट और हिट, एकदम 100% कंडीशन में है। मैं समझता हूँ कि एनडीएस के कोई सारे रूल्स भी नहीं फॉलो करते हैं, फिर भी फिट हैं। उनके जो बेसिक रूल्स हैं, कम खाना, समय पे ज़रूरत पड़ने पर शरीर जो मांगता है वो देना, शरीर की सफाई के अनुसार कोई ऐसी चटपटी चीज़ें या बेकरी प्रोडक्ट या कैसी जो गलत चीज़ें हैं उनका सेवन ना करना, और कभी लाचारी में थोड़ा टेस्ट के लिए, किसी का दिल रखने के लिए ले लिया 1 चम्मच, तो डिसिप्लिन वाले भी स्वस्थ रह सकते हैं, बरोबर हैं। लेकिन मैं समझता हूँ एनडीएस करने के बाद एक एक्स्ट्रा चार्म तो आता ही है। अगर उसी चीज़ को धीरे धीरे करके एनडीएस के फॉर्म में ढाल दिया जाए तो वो चार्मिंग है उनसे 10 गुना बढ़ती तो है ही। तो रूढ़िवादी वलन को पकड़ के रखना कि ऐसे करेंगे तो ही ऐसा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। सामने ही एग्जाम्पल बैठे हैं कि ऐसे करेंगे तो ही बीमारी नहीं है। उनको ना बीपी है, बरोबर है ना, आपको ना डायबिटीज़ है, ना कुछ पेट बढ़ा हुआ है, वजन भी नियंत्रण में है, और काम भी नॉन स्टॉप कंटिन्यूसली कर पाते हैं, सुंदर हेल्थ है उनकी। तो कोई भी रूढ़िवादी चीज़ में भी नहीं फंसना है। उनका मतलब ये भी नहीं है कि एनडीएस का अपना एक जो अलग नज़रिया है, उस नज़रिए से लोग और भी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। एनडीएस करते करते अलग पथी थेरापियों का भी ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई कहता है एनडीएस करें और बाद में साथ में कुछ ये इस्तेमाल करें, आयुर्वेदिक की टेबलेट ले ले, और या फिर एलोपैथी की मेडिसिन भी लगातार लेते रहे, तो दूसरी पथियों का अतिरेक भी नुकसानकारक हो सकता है। खुद का मॉनिटरिंग खुद को करना है, और मॉनिटरिंग करते करते आगे बढ़ना है। घातक रोगों में एक टाइम पका हुआ भोजन का उपयोग करते हैं, वो भी गलत है। बड़ी बीमारी है तो एक टाइम आपने पका भोजन खा लिया, दिन में कच्चा रात में पक्का, दिन में कच्चा रात में पक्का, ऐसे गीत बजाते रहेंगे तो कोई भी बीमारी से, सभी बीमारियों से हम उठ नहीं पाएंगे। छोटी मोटी बीमारियां हैं तो चली जाएंगी, दिन में कच्चा रात में पक्का, वैसे करते करते भी। लेकिन जो हमें बहुत परेशान कर चुकी है, वैसी बीमारियों को भगाने के लिए दोनों टाइम कच्चा लेना पड़ता है, तो ही बीमारी जाएंगी। जूस लेना पड़ेगा, मोनो डाइट करना पड़ेगा, निर्जला उपवास करना पड़ेगा एनीमा के साथ साथ। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। रोग मुक्ति के बाद अनाज दालों का प्रयोग अगर फिर करने लग पड़ते हैं, 3-4 महीने में रोग चले गए और अनाज दालों का प्रयोग फिर से शुरू कर दिया, वो भी एक टाइम, और भाई ने कहा था कि आप फिर एक टाइम खा सकते हैं, और हमने खाया, लेकिन उनकी मात्रा अगर बढ़ गई, एक टाइम खाते खाते भी रोग रिवर्स हो जाएगा, रोग फिर आएगा।
तो ऐसी छूटछाट भी नहीं लेनी है कि अब तो ठीक हो गए, अभी घुटने हमारे अच्छे तरीके वर्किंग करने लगे तो अनाज दाल पक्षियों का भोजन है, वो तो है ही। हम तो अपनी लाचारी से, अपनी मजबूरी से 20% ले रहे हैं। हो सके तो लक्ष्य रखना है कि 100% अनाज दालों को छोड़ देना है। लेंगे तो खतरा बढ़ेगा, और किसी किसी को खतरा नहीं भी आएगा। अगर स्वस्थ हैं तो ज़िंदगी भर खाते रहेंगे तो भी घुटनों के दर्द फिर नहीं आएंगे। लेकिन खतरा हो सकता है, 5 साल 10 साल पुराना कोई दर्द है तो फिर रिवर्स थोड़ा सा उठेगा। 100% नहीं उठेगा तो 30% उठेगा। तो आपको समझ जाना है कि ये पके हुए भोजन का परिणाम है। एनडीएस के दौरान बीपी शुगर का मॉनिटरिंग करना और दवाइयों का डोज कम करना है, ये बात ध्यान में रखनी है। यहाँ से शिविर में कह दिया बीपी चला गया, शुगर चला गया, अगर आप ये भी करेंगे साथ में दवाइयाँ भी लेंगे तो हो सकता है शुगर और भी नीचे चला जाए, जिनके कारण आप दुविधा में आए। बीपी और भी नीचे चला जाए। एनडीएस कर रहे हैं तो उनसे तो ये लेवल आ रहा है, लेकिन अपने डर को साथ में रखते हुए दवाइयाँ ले रहे हैं तो फिर आप मुसीबत में आ सकते हैं। मॉनिटरिंग करके, डॉक्टर कंसल्ट करके अपनी दवाइयों में चेंज करवाना है और दवाइयों से फिर निजात पाना है। तो ये सावधानी। भोजन के साथ साथ सेवा और सुमिरन में प्रवृत्त रहना है। सिर्फ भोजन परिवर्तन हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। सेवा से भी बल मिलता है, सेवा का मेवा कहते हैं ना, सेवा से भी दुआएं मिलती है और दुआएं भोजन से भी ज़्यादा काम कर देती है। तो भोजन के बाद का नेक्स्ट इम्पोर्टेंट विषय सेवा है। काफ़ी सारे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ सेवाओं के बल से, सेवाओं की दुआओं से स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। तो सेवा और सुमिरन, राजयोग करते हैं, अमृत वेला करते हैं, इनसे शरीर का सारा सिस्टम बैलेंस रहता है। तो सेवा और सुमिरन के ऊपर भी उतना अटेंशन देना है जितना कि हम सिर्फ और सिर्फ वेटेज सारा भोजन के ऊपर दे देते हैं। किसी को, हाँ, जिनको नींद नहीं आ रही है काफ़ी सालों से, अभी हमारे घर पे एक पेशेंट है जिनको काफ़ी समय से गोलियां ले रहे थे, अभी आराम से दिन में 4 बार सो जाते हैं, अच्छे तरीके से कच्चे भोजन के ऊपर है, एनिमा ले रहे हैं, गलत आदतें छोड़ दी है। तो ऐसे तो उनके मैं एक वीडियो बाद में 1 महीने के बाद बना कर भेजूँगा, आप देख लेना। भोजन के साथ साथ एनडीएस को सेवा से ज़्यादा व्यापार का साधन भी बना लेना नहीं है, व्यापार का माध्यम नहीं है। मुझसे 50 लोग पूछ रहे हैं कि एनडीएस कैसे करना है, तो हम उनसे जल्दी से जल्दी केस कर ले, अपनी जो नाम है, मान है, शान है, तो ज़्यादा व्यापार करके पैसा इकट्ठा कर ले खुद के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए। हमारा इंटेंशन रहता है पैसा इकट्ठा करना, लेकिन उनके पीछे का भाव तो हमारे ये है कि कोई बड़ा मिशन कर सके तो उसमें ये पैसे काम आ जाएंगे। लेकिन खुद के परिवार के लिए भी थोड़ा बहुत करते हैं लोग, तो वो भी गलत नहीं है व्यापार, लेकिन अतिरिक्त लोभ अगर आ जाता है तो ये सब व्यापार का माध्यम नहीं बना लेना है। सही मार्गदर्शन की संगत में से दूर नहीं रहना है। कोई अनुभवी है तो उनको रिस्पेक्ट भी देना है, उनको उनकी बातें भी 2 सुननी है, हाँ? अपनी ही नहीं चलानी। हमने 1 महीना कर लिया तो हमारे सीनियर से हम ज़्यादा होशियार हो गए। थोड़ी बात, कान हमेशा खुले रखने हैं, मुंह शायद बंद रहे तो चलेगा। और समाज की टिक्का टिप्पणियों से भी डर जाते हैं लोग। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग ऐसा कहते हैं कि अंत में आपको पता है 4 लोग क्या कहेंगे। कहते हैं ना बहनें कि 4 लोग की बातें भी सुननी पड़ती है। तो हम कहते हैं कि अंत में 4 लोग एक बात बोलते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। इसलिए 4 लोगों की बातों में नहीं आना है, करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। ज़रूरत न होने पर एनीमा, उपवास, ग्रीन जूस का ज़्यादा उपयोग नहीं करना है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना।
कुछ तो लोग कहेंगे। तो किशोर कुमार के गाने में कॉलेज के समय में बहुत गाता था, म्यूज़िक के साथ गाने का बहुत शौक़ था। तेल और घी खा खा के गला मैंने बैठा दिया था। अभी फिर से धीरे धीरे आवाज़ ट्यून में आ रहा है, आ नहीं गया है लेकिन ट्यून में आ रहा है। लोग पहले गाना सुनना पसंद करते थे। काफ़ी सारे ज्ञान में जो हमारे साकार मुरलियों के गीत है ब्रह्मा बाबा सुनते थे, उसमें से भी कुछ गाने मुझे बहुत पसंद थे। और अज्ञान काल में मैं बहुत गाता था। और गाना तो एक ऐसी, म्यूज़िक इज़ ए थेरापी। गाना सुनना भी लोग पसंद करते हैं और खुद गाना भी पसंद करते हैं। कोई ना सुने तो बाथरूम में हम गा लेते हैं सभी। लेकिन संगीत ही जीवन है। संगीत के साथ साथ रहेंगे ना, देखो बाबा का गीत बजा कैसा मूड ऑन हो गया। कुछ भी गीत सुनो तो म्यूज़िक थेरापी भी साथ में रखना है। सिर्फ एनडीएस रूखा सूखापन के भी नहीं आना चाहिए। नाचते रहो, गाते रहो, अच्छा लगे वो सुनते रहो। मुझे फिल्मी गाने भी हमने बजाते हैं ना, कितने सुंदर गाने हैं, उनके लिरिक्स हैं ना, वो आप ध्यान से सुनेंगे ना तो कोई महबूबा के लिए हम थोड़े ही गा रहे हैं। हमारी महबूबा, हम वो आशिक है। कौन आशिक और कौन माशूक है? हाँ, और हम आशिक हैं। शिव बाबा सबका माशूक है, हम आशिक है। तो आशिकी वाले गाने भी हम खूब बजाते हैं और गाते हैं। बस खुशी में रहना चाहिए। खुशी भी एक पल भी हमारे साथ से दामन न छुड़ा दे। सुमन बेन यहाँ है हाजिर? हाँ जी, तो सुमन बेन का तालियों से स्वागत करेंगे। एनएलपी के बारे में सुंदर लेक्चर आपको सुनाएंगी, माइंड प्रोग्रामिंग के बारे में। कल हमको शाम को जो हो रहा था ना माइंड प्रोग्रामिंग, तो उनके विषय में थोड़ा हमें भी थोड़ा मालूम होगा। आइए सुमन जी, मोस्ट वेलकम। लग जाएगी।